Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 2, State Trait Approaches to Personality. This is Unit 2 of Block 1, MPC 003, Personality, Theories and Assessment. Friends, this unit 2 is the most important unit of the whole subject. So अगर आपने ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा तो आपको ये पूरा साइकोलॉजी का बेस ही समझ नहीं आएगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी अप्रोच विच वॉज डिस्क्राइब्ड अर्लियर. सो यहाँ पे हम शुरू करेंगे टाइप अप्रोचेस टू पर्सनालिटी. सबसे पहले जो इंसान थे जिन्होंने हमें पर्सनालिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि किस तरह की पर्सनालिटी होती है, वो थे हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने क्लासिफाई किया था लोगों को उनकी बॉडी के अंदर होने वाले फ्लूइड से, जिसे फ्लूइड या फिर हम ह्यूमर भी कहते हैं. तो 4 फ्लूइड्स हम सबकी बॉडी में होते हैं जिनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है. मतलब उनका जितना क्वांटिटी 3 जो फ्लूइड जो उन्होंने नाम बताया वो है ब्लड, फैल्गम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल. ये 4 फ्लूइड ऐसे हैं जो हर एक इंसान के अंदर होते हैं, और लेकिन इनका जो कंटेंट होता है, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है. किसी में ब्लड ज़्यादा होता है इन तीनों के कंपैरिजन में, तो किसी में कुछ और. तो उन्होंने बताया कि लोगों का जो टेम्परामेंट होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लूइड ज़्यादा है. इन्होंने एग्जाम्पल दे के समझाया, जैसे अगर किसी के अंदर डोमिनेंस ब्लड का है, ब्लड ज़्यादा है, तो वो सैंग्विन टेम्परामेंट का इंसान होगा. सैंग्विन टेम्परामेंट होता है चेयरफुल एंड एक्टिव. फिर उन्होंने बोला कि अगर फैल्गम ज़्यादा है तो वो फेल्गमेटिक टेम्परामेंट का होगा, यानी कि एपैथेटिक एंड स्लगिश होगा, मतलब आलसी टाइप का होगा. देन उन्होंने बोला कि अगर ब्लैक बाइल ज़्यादा है तो वो मिलेंकोलिक टेम्परामेंट का इंसान होगा. मिलेंकोलिक होते हैं जो सैड एंड ब्रूडिंग होते हैं, हमेशा दुखी रहेंगे, ज़्यादातर नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करेंगे, मुंह बनाए रहेंगे. एंड देन डोमिनेंस ऑफ येलो बाइल, अगर येलो बाइल ज़्यादा है तो वो कोलैरिक टेम्परामेंट का इंसान होगा, जो इरिटेबल रहेगा हमेशा और एग्जिटेबल होगा, मतलब हमेशा भागना चाहेगा, किसी के साथ टिकेगा नहीं, हर बात पे चिढ़ेगा. तो ये 4 टेम्परामेंट के लोग हिपोक्रेट्स ने बताए थे डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड इन अवर बॉडी. तो ये 4 ह्यूमर थ्योरी कहलाई जाती है. इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है. सेकेंड जो थ्योरी आई वो विलियम शेल्डन ने दी थी, जो यूएसए के फिजिशियन थे. उन्होंने कोशिश की कि इंसानों की फिजिक देख के उनका टेम्परामेंट डिसाइड करना, उनका एटीट्यूड डिसाइड करना. तो उन्होंने 3 तरह की कैटेगरी बताई, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है बहुत कुछ पर्सनैलिटी के बारे में, फिजिक के बारे में. जैसे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर्स, उसमें था फिजिक. तो फिजिक के बेसिस पे उन्होंने बताया शेल्डन ने कि एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो पतले होंगे, लंबे होंगे और फ्रेजाइल होंगे. एंडोमॉर्फ जो फैट, सॉफ्ट और राउंड होंगे. एंड मीजोमॉर्फ जो मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर होंगे. शील्डन ने ये भी बताया जो एक्टोमॉर्फ होते हैं, मतलब दुबले पतले लोग होते हैं, वो आर्टिस्टिक, ब्रेनी और इंट्रोवर्ट होते हैं. एंडोमॉर्फ जो मोटे हैं वो रिलैक्स्ड होंगे, खाने के बड़े शौकीन होंगे, सोने के शौकीन होंगे और सोशेबल होंगे. और जो मीजोमॉर्फ होते हैं, जो मिडिल बॉडी पार्ट, मीडियम बॉडी साइज के होते हैं, जैसे मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग और रेक्टेंगुलर, ये अफेक्टिव होंगे, यानी कि तो फीलिंग्स रखते हैं, थॉटफुल होते हैं, डोमिनेंट एंड एनर्जी और करेज से भरे हुए होते हैं. तो इन्होंने इस तरह से नेचर बताया. उसके बाद आए हमारे मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जिसको MBTI टोपोलॉजी भी कहते हैं. ये जो टोपोलॉजी थी ये मॉडर्न टाइप की थी, जो कार्ल जंग ने पर्सनालिटी टाइप्स बताए थे, उसी पे बेस्ड थी ये. तो इन्होंने बताया कि 4 डायमेंशन होते हैं हर एक पर्सनैलिटी के. EI जिसे एक्स्ट्रावर्जन इंट्रावर्जन कहते हैं, SN जिसे सेंसिंग एंड इंट्यूजन कहते हैं, TF जिसे थिंकिंग फीलिंग कहते हैं, और J और P जिसे जजमेंट परसेप्शन कहते हैं. तो MBTI जो था ये मेयर ब्रिग टाइप इंडिकेटर का ही फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म यही है, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर. इन्होंने आइडेंटिफाई किया था 16 टाइप की पर्सनैलिटीज़ को इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे. मतलब
ई और आई दोनों एक ही इंसान के अंदर नहीं होंगे, या तो वो ई होगा या फिर आई होगा। ऐसे एस और एन में से या तो एस होगा या फिर एन होगा, टी और एफ में से या तो टी होगा या एफ होगा, ऐसे जे और पी में से जे होगा या फिर पी होगा, दोनों नहीं हो सकते एक के अंदर। सो अगर इन सब के रैंडम कॉम्बिनेशन करें तो हमारे पास 16 टाइप की पर्सनैलिटी मिल जाएगी। सपोज मैं ई के साथ ई एस टी जे लेती हूँ तो पहली पर्सनैलिटी हो गई। फिर अगर मैंने ई एन टी जे लिया तो दूसरी हो गई। तो ऐसे अगर आप वेरी करते जाएंगे सारी चीज़ों को तो ये 16 टाइप की पर्सनैलिटी बन जाएगी 4 पे पावर 4। सो इसीलिए इन्होंने बताया कि 16 पर्सनालिटीज़ बनती हैं। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो जंग है उन्होंने पहले सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन दिए थे, ई आई एस एन एंड टी एफ। उसके बाद फिर मेयर्स ने जे पी और ऐड कर दिया इसमें, तो इसीलिए मेयर ब्रिग्स दोनों के नाम से ये चीज़ बनी है। आगे इन्होंने बताया है कि एक पर्सनालिटी का एग्जांपल देके बताया है। ई एस एफ पी जो है, ई का फुल फॉर्म एक्सट्रावर्टेड, एस मतलब सेंसिंग, एफ मतलब फीलिंग्स, परसेप्शन, इस तरह से। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग होंगे ई एस एफ पी वाली पर्सनालिटी का इंसान जो होगा वो आउट गोइंग होगा, ईजी गोइंग होगा, एक्सेप्टिंग होगा, फ्रेंडली होगा एंड बेस्ट कंसीडर करेगा बेस्ट सिचुएशन में। जब कॉमन सेंस की ज़रूरत होगी तो ये बहुत अच्छे से बेस्ट हैंडल करेगा उस सिचुएशन को, और प्रैक्टिकल एबिलिटी भी होगी इस इंसान में। तो इस तरह से इनके जो क्वेश्चनर होते हैं उससे हम इनकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। मेयर ब्रिग जो थे बहुत सही से कैटेगराइज कर पाए पर्सनैलिटी को, और ये बहुत पॉपुलर भी है। और इन्होंने बताया है कि इनकी जो अप्रोच थी वो डिसकंटिन्यूअस थी, मतलब डिफरेंट जो कैटेगरीज थी ये डिसकंटिन्यूअस थी। ये आपस में कुछ ऐसा नहीं था कि बीच का कुछ नहीं था, इनका सब ये सेपरेट पर्सनालिटीज़ थी। फिर इन्होंने आगे बताया है ट्रेट अप्रोच और थ्योरीज। ट्रेट अप्रोच के बारे में ये बताया है इन्होंने कि जो अप्रोचेस आई थी वो एक्सप्लेन किए गई थी पर्सनालिटी ट्रेट के बेस्ड पे, कि किसी का पर्टिकुलर ट्रेट कैसा होता है। ट्रेट अप्रोच जो होती है वो कोशिश करती है किसी की पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करना और डिफरेंसेस बताना कि लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उन्होंने जो टाइप अप्रोच 2 तरह की थी, एक होती है टाइप अप्रोच जो हमने ऊपर पढ़ा जिसमें हमने बॉडी का टाइप देखा, हमने फ्लूइड का टाइप देखा एंड ये मेयर ब्रिग्स टाइप, यानी कि ये टाइप अप्रोच में 3 थ्योरीज आ रही हैं। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं टाइप अप्रोचेस बताओ पर्सनालिटी की, तो आपको ये तीनों लिख के आने पड़ेंगी। हिपोक्रेट्स भी लिख के आना पड़ेगा, शेल्डन भी लिख के आना पड़ेगा, मेयर ब्रिग्स भी लिख के आना पड़ेगा। तो ये 3 जो हैं वो टाइप अप्रोचेस हैं। अब हम ट्रेट अप्रोच में जा रहे हैं। ट्रेट अप्रोच में ऑलपोर्ट, कैटल, आइसेंग, गिलफर्ड एंड 5 फैक्टर मॉडल, ये 5 हम पढ़ेंगे। इनके इसीलिए इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस बताया है कि इनमें डिफरेंस क्या है। टाइप अप्रोच जो होता है वो एज्यूम करता है कि यहाँ पे सेपरेट और डिसकंटिन्यूअस कैटेगरीज हैं जिसमें हम पर्सन्स को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कोई 2 पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते। जो ट्रेट अप्रोच है वो ये एज्यूम करती है कि यहाँ ट्रेट अप्रोच ये एज्यूम करती है कि हमेशा कंटिन्यूअस डायमेंशन होता है, मतलब वार्मथ, एक्स्ट्रावर्जन, ये वाले जो डायमेंशंस है ये कंटिन्यूअस होते हैं और ये क्वांटिटी और डिग्री में वेरी करते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट टाइप डिसकंटिन्यूअस है, मतलब मिलेनकॉलिक एंड फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट एक इंसान में दोनों नहीं हो सकते, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। और जो ट्रेट में अब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स सब में मिलेंगी, लेकिन किसी में ज़्यादा किसी में कम करके, तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस डायमेंशन बताया गया है ट्रेट का। तो दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है डिफरेंस दोनों में। सो यू नीड नॉट टू वरी। अब हम ये जो जितने इन्होंने बताया है ट्रेट अप्रोच में कि ऑलपोर्ट, कैटल, आइसेंग, गिलफर्ड एंड 5 फैक्टर मॉडल, ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये भी एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं। जिसमें स्टार लगा है, अगेन ये एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। सो बी कॉन्शियस। सो नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज। ऑलपोर्ट ट्रेट अप्रोच जो है, अगेन इसमें स्टार है, यानी ऑलपोर्ट ट्रेट अप्रोच आ चुका है एग्जाम में। इनका पूरा नाम था फोर्ट ऑलपोर्ट। फोर्ट ऑलपोर्ट ने बताया था कि हमारे अंदर कुछ ट्रेट होते हैं, कुछ कॉमन ट्रेट होते हैं और कुछ इंडिविजुअल ट्रेट होते हैं। तो ट्रेट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है पर्सनैलिटी का, और हमारी इंडिविजुअलिटी का सोर्स भी है ट्रेट।
मतलब ट्रेट से हम एक इंडिविजुअल बनते हैं, मतलब हम अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एक हर एक इंसान यूनिक है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि हर एक इंसान एक यूनिक इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर एक ट्रेट होते हैं कुछ जो उसको अलग बनाते हैं। तो ये इडियोग्राफिक ट्रेट थ्योरी भी कही जाती है, और इनको इडियोग्राफिक ट्रेट थ्योरिस्ट कहते हैं, फोर्ट ऑलपोर्ट को। तो ऑलपोर्ट का बहुत स्ट्रांग बिलीव था कि हर एक इंसान यूनिक है और उसके कुछ कॉमन ट्रेट भी होते हैं, यूनिक ट्रेट भी होता है उसके अंदर और कॉमन ट्रेट भी होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक इंसान की पर्सनालिटी बनती है। सो उन्होंने बताया कि दो तरह के ट्रेट, जो उन्होंने दो मेजर कैटेगरी के ट्रेट थे, कॉमन ट्रेट और इंडिविजुअल ट्रेट। कॉमन ट्रेट वो होते हैं जो हम कॉमनली शेयर करते हैं, हर एक इंसान में दिखाई देगा, जो हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि क्वाइट होना, रेस्पेक्ट शो करना बड़ों को, ये बहुत कॉमन है जो हर एक दूसरे इंसान में दिख जाता है, इसलिए इसका नाम था कॉमन ट्रेट। इंडिविजुअल ट्रेट वो होता है जो एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगा और वो ही उसी इंडिविजुअल को बहुत अच्छे से समझाएगा। ये 3 टाइप होते हैं इंडिविजुअल ट्रेट के। एक होता है कार्डिनल ट्रेट, यानी कि अगर आप समझे तो ये इस तरह से फ्लो चार्ट देख सकते हैं। ऑलपोर्ट ट्रेट अप्रोच में ये है कॉमन ट्रेट, ये है इंडिविजुअल ट्रेट। इंडिविजुअल ट्रेट के 3 पार्ट है, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। जो कार्डिनल ट्रेट होता है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एंड आउटस्टैंडिंग होता है उस इंसान के हर एक बिहेवियर में, हम ट्रेस कर सकते हैं इस कैरेक्टर को। ट्रेट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपकी जो आपका बिहेवियर जो है दैट इज ट्रेट। तो जो आपका डोमिनेंट, मतलब जो आपका एक ऐसा बिहेवियर होता है जो हर एक एक्टिविटी में दिखाई देता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है। जैसे कोई किसी का इतना प्रोमिनेंट होगा, सपोज कोई बहुत ज़्यादा शाई है तो वो उसका कार्डिनल ट्रेट बन जाएगा, क्योंकि वो हर ओकेशन में शर्माएगा, अकेला होगा तो भी शर्माता हुआ दिखाई देगा। तो हम उसका डोमिनेंट ट्रेट वो होगा क्योंकि हम उसको उसी से ही, अरे ये तो बड़ी शर्मीली है, तो हम उसका शर्मीली नाम रख देते हैं कभी कभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ओवर है उस चीज़ के लिए। तो ऐसा ट्रेट जो बहुत ओवर होता है उसको हम कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। और ये जो कार्डिनल ट्रेट है कभी कभी सब में नहीं पाया जाता, ये कुछ लोगों में पाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो पीस लविंग थे, नॉन वायलेंट थे, तो ये उनका कार्डिनल ट्रेट था। अब नाउ कमिंग टू सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट जो होता है वो किसी पर्टिकुलर इंसान को डिफाइन करने के लिए, लाइक सपोज आपकी कोई फ्रेंड है जो दूसरी किसी से दोस्ती करना चाहती है, आपके किसी फ्रेंड से दोस्ती करना चाहती है, तो वो पूछेगी ये इंसान कैसा है, तो आप उसके बारे में बताना शुरू करेंगे, फ्रेंडली है और ये सेल्फ सेंटर्ड है, या इस तरह से। तो वो जो ट्रेट आप बता रहे हो उस इंसान का, वो होता है सेंट्रल ट्रेट, जिससे वो इंसान को आप आइडेंटिफाई करते हैं। और हर एक इंसान के अंदर सेंट्रल ट्रेट मिलता है, ये 5 से लेके 10 होते हैं काउंट में, और वो पर्सन जो है वो उसी के आसपास उसकी पर्सनैलिटी घूमती है। सेकेंडरी ट्रेट एग्जाम में आ चुका है, अगेन इस पे स्टार है, तो इसको ठीक से करिएगा। ये जो ट्रेट है ये बहुत छुपा हुआ नहीं होता, लेस कंसिस्टेंट होता है, मतलब हमेशा दिखाई भी नहीं देगा, और इसके जनरली भी नहीं दिखाई देता ये, और बहुत लेस रेलिवेंट होता है। और जैसे कि फूड हैबिट्स हो गई, हेयर स्टाइल हो गई, स्पेसिफिक एटीट्यूड हो गया, ये सारे सेकेंडरी ट्रेट में आते हैं। कि कोई पर्टिकुलर कलर ही आपको पसंद है तो वो आपका सेकेंडरी ट्रेट हो गया, जो चेंज भी हो सकता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो ये जो हमारे सारे ट्रेट हैं ये डायनामिक होते हैं और ये मोटिवेशनल पावर भी रखते हैं अपने पास। इन ट्रेड्स में मोटिवेशनल पावर होती है जिसकी वजह से हम एक्शन करते हैं। मोटिवेशनल पावर का मतलब वो नहीं है कि अरे आप कोई, मोटिवेशनल पावर का मतलब होता है आपको कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती हैं जो चीज़ें, वो आपका ट्रेड बन जाता है। कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो इंटेंसली एक्सपीरियंस किए जाते हैं और वो ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं। जो इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं वो लेस इंटेंसिवली अगर एक्सपीरियंस किए जाएं, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल पावर रखते हैं अपने अंदर, उनको बोलते हैं स्टाइलिस्टिक ट्रेड। तो ध्यान रखिए, ऐसे ट्रेड जो बहुत कम दिखाई देते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी कम करते हैं, लेकिन उनके अंदर मोटिवेशनल पावर बहुत ज़्यादा होती है उन ट्रेड्स में, उसको हम बोलते हैं स्टाइलिस्टिक ट्रेड या मोटिवेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। नाउ इसमें इन्होंने आगे हमें बताया है कैटल्स ट्रेड अप्रोच। ये इसमें भी स्टार है, यानी ये भी एग्जाम में आ चुका है।
रेमंड कैटल था इनका पूरा नाम, और इनके हिसाब से जो ट्रेट है वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं और ब्रॉड रिएक्शन टेंडेंसीज होती है पर्सनालिटी की इसमें। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारी पर्सनालिटी के। ये जो ट्रेट होते हैं ये तरह तरह के होते हैं, इन्होंने ट्रेट्स को डिस्टिंग्विश किया है, जैसे सरफेस ट्रेट, सोर्स ट्रेट, कंस्टिट्यूशन, एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स एंड एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेट्स। तो ये इतने तरह तरह के ट्रेट्स हैं जिनको इन्होंने डिफाइन किया है। फर्स्ट हम सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट के ऊपर जाएंगे, ये एग्जाम में आ चुका है। तो इन्होंने बताया है कि जो क्वालिटीज़ हमारी बाहर से ही दिख रही है किसी इंसान की, जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, हेल्पफुलनेस, जेनरोसिटी एट्सेट्रा, तो ये जो होते हैं ये सरफेस ट्रेट होते हैं, जो आपको उसकी एक्टिविटी से ही पता चल जाता है किसी इंसान के कि ये ट्रेट है। कमिंग टू कि अब ये जो जितने ट्रेट्स आपको दिख रहे हैं, ऑलपोर्ट इन्हीं क्वालिटीज़ को सेंट्रल ट्रेट मानते थे, और इसके और क्वेश्चनर की हेल्प से और ऑब्जर्वेशन की हेल्प से इसको आइडेंटिफाई करते थे। सोर्स ट्रेट की बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी की पर्सनैलिटी का, और जितने भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपस में मिला के सरफेस ट्रेट्स के सोर्स ट्रेट बनाते हैं। तो यानी कि सोर्स के अंदर बहुत सारे सरफेस ट्रेट्स आ जाते हैं। सोर्स ट्रेट जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं नंबर में, और जो सरफेस ट्रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर में। और लेकिन ये सोर्स ट्रेट होते हैं ये बेसिक बेटर प्रिडिक्टर होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के। हम सोर्स ट्रेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी इंसान का बिहेवियर कैसा होगा। हमारे सबके अंदर सोर्स ट्रेट होते हैं, और लेकिन सेम अमाउंट में नहीं होंगे। जैसे कि इंटेलिजेंस जो है वो सबके अंदर होता है, ये सोर्स ट्रेट माना जाएगा, यानी जो है ही है सारे इंसानों के अंदर है वो सोर्स ट्रेट हो गया। तो इंटेलिजेंस तो है लेकिन उसकी क्वांटिटी तो अलग होगी ना, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, तो उसकी क्वांटिटी वेरी करेगी। कैटल ने कहा कि 23 सोर्स ट्रेट्स होते हैं, लेकिन उन्होंने 16 सोर्स ट्रेट्स को लेकर 16 पीएफ बनाया। फ्रेंड्स, मुझे बहुत कुछ मैसेजेस आए हैं, लोगों ने डिमांड की है कि 16 पीएफ भी समझाओ। तो ये 16 पीएफ का ही पार्ट है जो आपके प्रैक्टिकल में भी दिया होगा। तो जब आप उसमें प्रैक्टिकल में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। सो ये आपकी प्रैक्टिकल की मैनुअल में भी दी है, तो यू नीड नॉट टू वरी। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं 16 पीएफ होता क्या है, और उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन में ये बता सकते हैं कि ये व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो ये कैटल का जो दिया हुआ है ये उसी के बारे में दिया है। तो ये सोर्स ट्रेट में हम बात कर रहे थे, 23 सोर्स ट्रेट थे, लेकिन उन्होंने 16 सोर्स ट्रेट को लेकर 16 पीएफ टेस्ट बनाया, पर्सनालिटी टेस्ट, और उसमें इन्होंने 16 जो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है ये टेस्ट, वो इन्होंने बताया रिजर्व्ड, आउटगोइंग, या तो कोई रिजर्व हो सकता है या फिर आउटगोइंग हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। उसी तरह से लेस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, इमोशनल, स्टेबल, इस तरह से ये सारे दिए हुए। अगर मैं पूरा रीड करूंगी तो वीडियो का टाइम वेस्ट होगा, दैट इज़ वाई आप इस पैराग्राफ को रीड करके देख लें अपनी बुक से कि क्या क्या है। एग्ज़ाम में भी आपको सारे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप 5-7 लिख देंगे तो भी चलेगा। सो ये थे अपने सोर्स ट्रेट। अब ये जब ये उसके आगे सोर्स ट्रेट के अलावा इन्होंने और भी कुछ 7 न्यू फैक्टर्स भी डाल दिए इसमें, जैसे एक्साइटेबिलिटी, ज़ैपिया वर्सेस क्वेस्थीनिया, ये सारे भी डाल दिए। ये क्यों डाले? इसके पीछे रीज़न ये था कि 16 पीएफ तो एक डिस्टिंक्शन करता था नॉर्मल और न्यूरोटिक्स में, लेकिन वो ये नहीं बताता था कि साइकोटिक्स कौन होंगे। सो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कैटल ने 12 न्यू फैक्टर्स डाल दिए साइकोपैथोलॉजिकल ट्रेट्स पता करने के लिए। साइकोपैथोलॉजिकल मतलब जो थोड़ा साइकोटिक लोग होते हैं, जो नॉर्मल से हटके हरकतें करते हैं, क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग होते हैं, उनको पता करने के लिए 12 न्यू फैक्टर्स उन्होंने डाल दिए। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जेस्टफुलनेस, ब्रूडिंग डिसकॉन्टेंट, एंशियस डिप्रेशन, एनर्जी, यूफोरिया, गिल्ट एंड रिसेंटमेंट, बोर्ड, डिप्रेशन, पैरानोइया, साइकोपैथिक डेविएशन, शिजोफ्रेनिया, साइकेस्थीनिया एंड जनरल साइकोसिस, ये वाले भी कैरेक्टर्स पता करने के लिए इन्होंने ऐसे 12 न्यू फैक्टर्स डाले थे। तो ये जितने भी ट्रेट्स हैं ये बाइपोलर फॉर्मेट में आते हैं। बाइपोलर मतलब यही, बाइपोलर का मतलब जैसे ये वर्सेस करके नहीं लिखा था, इसको बोलते हैं बाइपोलर। फोर्थ राइट वर्सेस श्रूड, तो ये जो वर्सेस लगता है इसको बोलते हैं बाइपोलर फॉर्मेट।
सो ये बाइपोलर पोलर फॉर्मेट में आते हैं ये वाले ट्रेड्स, और ये जो 12 फैक्टर्स थे ये 16 PF के साथ कंबाइन कर दिए गए और एक नया टेस्ट बनाया गया जिसे बोलते हैं क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनेयर, CAQ जो होता है इसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई एबनॉर्मल पर्सनैलिटी का बंदा भी है क्या। लेकिन 16 PF से हमें ये नहीं पता चलता कि वो है कि नहीं है, लेकिन अगर हम ये वाला करें क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनेयर तो हमें पता चल जाएगा। नाउ कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरमेंटल ट्रेड, जैसे मैंने बताया था कैटल ने ये 3 कैटेगरी के ट्रेड्स बनाए थे, उनमें से फर्स्ट मैंने अभी बता दिया सोर्स ट्रेड एंड सरफेस ट्रेड। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरमेंटल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो हमारे बायोलॉजी में आता है, यानी हमारे जीन्स में आया हुआ है, हमारी हेरिडिटी से हमें मिला है। और एनवायरमेंटल ट्रेड बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। एनवायरमेंटल ट्रेड वो है जो हमने अपने डेवलपमेंट के टाइम पे बाहर से एनवायरमेंट से सीखा है। तो जो सरफेस ट्रेड्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं दोनों का मिक्सचर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। ये पीछे हमने पढ़ा था ना सरफेस ट्रेट, उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों का मिक्सचर होता है, हेरिडिटी का भी होता है और एनवायरनमेंट का भी होता है। जो सोर्स ट्रेट होता है ये ड्राइव होता है सोलली विद इन इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ बायोलॉजी से होता है, हमारे जीन्स में जो आया है। तो इसीलिए हमारा जो स्वभाव है वो हमारी पर्सनालिटी जो है वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करती है। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल पापा की तरह गुस्सा करती है, या हमारे में कोई अच्छी क्वालिटी तो बोलते हैं अरे ये तो पूरी मम्मी पे गई है। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं, सोर्स ट्रेट हमारी फैमिली से ही आए हुए होते हैं, हमारी हेरिडिटी में होते हैं। इसीलिए बोला जाता है। नाउ कमिंग टू फर्दर इंस्ट्रक्शंस, जो कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं मावा, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। इस टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से कोई भी ट्रेट कितना किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, मतलब कोई ट्रेट एनवायरनमेंट से कितना आया है और जेनेटिक्स से कितना आया है। तो मावा से हम पता लगा सकते हैं, नॉट खाने वाला मावा, जस्ट किडिंग। मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस जो टेस्ट है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर जो ट्रेट है वो एनवायरनमेंट से आया है कि जेनेटिकली आया है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है। नाउ थर्ड कैटेगरी जो ट्रेड्स उन्होंने बताए थे वो बताया था एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेड। ये कैटल ने सब डिवाइड किया था ट्रेड्स को, एबिलिटी ट्रेट, टेम्परामेंट, इस डायनामिक ट्रेट में। जो एबिलिटी ट्रेट होता है वो हमारी पर्सनल स्किल्स को बताता है, जैसे कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी ट्रेट का एग्जांपल है, वो कहाँ से आया है और वो हमारी एबिलिटी को बताता है कि हम कितने एबल हैं। टेम्परामेंटल ट्रेट वो होता है कि हमारी कैसा बिहेवियर है, हम अपने गोल की तरफ हमारा टेम्परामेंट कैसा रहता है, हम मूडी हैं, इरिटेबल है, इजी गोइंग है, किस तरह के हैं। डायनामिक ट्रेट होता है जो मोटिवेशन और इंटरेस्ट शो करता है हमारे गोल के प्रति, हम पावर सीकिंग है, एम्बिशियस हैं, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, किस तरह के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डायनामिक ट्रेट्स जो हैं कैटल ने जो बताया था, ये 3 तरह के होते हैं डायनामिक ट्रेट्स। अगेन देखिए, एबिलिटी, टेम्परामेंट, डायनामिक ट्रेट तो आ गए, अब डायनामिक के भी सब डिविजन्स है, एटीट्यूड, अर्ग्स एंड सेंटिमेंट्स। एटीट्यूड होता है कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है किसी की तरफ, कोई एक्टिविटी की तरफ। अर्ग्स का मतलब होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक सोर्स ट्रेट माना जाता है। अर्ग जो होता है, कैटल ने ये बोला था कि ये इन्नेटली होता है, हमारे अंदर ही होता है ये, और ये हमारे बिहेवियर में दिखाई दे जाता है। 10 अर्ग्स उन्होंने बताया था जो हमारे इन्नेट हैं। इन्नेट मतलब पैदाइशे आए हैं, हर इंसान के अंदर आए हैं। हंगर, भूख हर एक इंसान को लगती है। सेक्स, ग्रेगेरियसनेस, पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस, क्यूरियोसिटी, एस्केप, पगनेसिटी, एक्विजिटिवनेस, सेल्फ असर्शन एंड नार्सिसिस्टिक सेक्स। तो ये वाली चीज़ें हर एक इंसान के अंदर आती है, तो ये अर्ग्स होते हैं हमारे। इसके बारे में डिटेल और भी आगे चैप्टर्स में है, सो यू नीड नॉट टू वरी अगर आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आया, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे सब कैटेगराइज किया था उन्होंने ट्रेड्स को। जो सेंटीमेंट होते हैं वो फोकस करते हैं हमारी सोशल ऑब्जेक्ट की तरफ, हमारे सेंटीमेंट कैसे हैं। और एनवायरमेंटल मोल डायनामिक सोर्स ट्रेड भी है ये। नाउ कमिंग टू आइसेंक्स टाइप और ट्रेट हायरार्की, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
आइसेंक जो थे ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। इनका स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जो पर्सनालिटी है वो हमारे जीन्स और हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। पर्सनालिटी मोर और लेस स्टेबल और एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक है जो कभी चेंज नहीं होती। मतलब ज़िंदगी भर आपकी एक पर्सनालिटी रहेगी और वो आगे पीछे होती रहेगी। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आप में कुछ सुधार होता जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप बेसिकली वैसे ही रहेंगे। तो उन्होंने बताया था कि जो हमारे कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट और फिजिक है वो हमारी पर्सनालिटी का ही पार्ट है। आगे आइसेंक ने बताया कि पर्सनालिटी को हम हेरारकियली ऑर्गेनाइज करते हैं। हेरारकी मतलब एक के नीचे एक जो हम लेवल करते हैं उसको बोलते हैं हेरारकी। सो हेरारकियली ऑर्गेनाइज्ड है हमारी पर्सनालिटी, और उसमें टाइप्स, ट्रेट्स एंड हैबिट्स आती हैं। तो इन्होंने एक चीज़ बोली थी, मैंने फ्लो चार्ट से बताया है कि हमारा जो रेगुलर रिस्पॉन्स होता है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर होता है, अगर हम कंटिन्यूसली एक ही तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाता है। और बहुत सारी हैबिट्स मिलके हमारा ट्रेट रिप्रेजेंट करता है, और बहुत सारे ट्रेट्स मिलके हमारी पर्सनैलिटी टाइप को डिफाइन करता है। इन्होंने ऐसा बोला था। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने यही चीज़ दी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वही सेम चीज़ समझाना नॉनसेंस बात है। तो हम आगे जाएंगे। इन्होंने और क्या बोला, आइसेंक ने ड्राइव किए थे 2 मेजर फैक्टर्स और डायमेंशंस पर्सनालिटी के, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी। उसके बाद में उन्होंने एक और ऐड कर लिया, साइकोटिसिज्म एंड इम्पल्स कंट्रोल। सो ये वर्सेस वाली चीज़ है, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट करेंगे, इन दोनों में से कोई एक करेगा। सो आप जब एग्जाम में लिखे तो ये तीनों मेजर फैक्टर लिख लेना एक साथ। कोई ज़रूरी नहीं है आप ये डालें कि बाद में उन्होंने एक और थर्ड डायमेंशन ऐड कर दिया, ये ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन कि 3 उन्होंने डायमेंशन मेजर फैक्टर बताए थे पर्सनैलिटी के, डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी के। सो इन्होंने इसी को डिफाइन किया है आगे। आइसेंक का एक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर है जिसे बोलते हैं EPQ, आइसेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वांटिटी हमें पता चल जाती है, कोई कैसा कितना है। सो इन्होंने बताया था कि एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्जन के बारे में बताया था। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग हैं जो सोशेबल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, एंड एक्साइटमेंट ओरिएंटेड होते हैं। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो इंट्रोस्पेक्टिव लोग होते हैं और ज़्यादा शाई पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, ज़्यादा ऐसे वेल ऑर्डर्ड लाइफ को पसंद करते हैं। न्यूरोटिक्स जो होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल लोग होते हैं। सो इनका हॉलमार्क जो न्यूरोटिक्स का होता है वो ये होता है कि वो एंग्जाइटी लेवल उनका डिस्प्रपोर्शनेट होता है। जहाँ गुस्सा होने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे वो एक्सट्रीम गुस्सा दिखाएंगे, जहाँ गुस्सा होने की बात होती है वहाँ पे वो शायद कूल बिहेव करें। तो एबनॉर्मल डिस्प्रपोर्शनेट एंग्जाइटी लेवल होता है इनकी रियल सिचुएशन में। जो न्यूरोटिक्स होते हैं वो ऑब्सेशनल इम्पल्सिव सिम्टम्स भी दिखाते हैं, अनरीजनेबल फेयर दिखाएंगे लोगों के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति या जगह के प्रति। और जो न्यूरोटिक्स होंगे वो एंग्जाइटी, कभी कभी ऐसे न्यूरोटिक्स भी आपको मिलेंगे जो एंटी सोशल होते हैं। वो ऐसे होंगे जिनको डर ही नहीं रहेगा, ना एंग्जाइटी रहेगी ना डर रहेगा, और वो साइकोपैथ कैटेगरी में आते हैं, जिनको यही नहीं पता चलता कि उनके एक्शन से उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, आगे जाके उसका क्या हो सकता है अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। किसी को बहुत ज़ोर से मार देंगे, पत्थर उठा के बड़ा सा मार देंगे और बिना सोचे बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड होके मारेंगे, और उनको सोचेंगे भी नहीं कि यार सामने वाला मर गया तो क्या होगा, वो कर देगा बस बिना सोचे समझे। तो ये साइकोपैथ लोगों की निशानी होती है, और वो एंटी सोशल मैनर में बिहेव करते हैं, और पनिशमेंट की इनको कोई डर नहीं रहती। इनको आप बोलोगे भी कि ऐसा हो जाएगा तो भी उनको समझ नहीं आता, वो जानना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट इन्होंने बताया था साइकोटिसिज्म एंड इम्पल्स कंट्रोल। तो ये ट्रेट जो होता है इसको आप ऐसे देखेंगे कि जो साइकोटिक्स होंगे वो इनसेंसिटिव होंगे, दूसरों के प्रति हॉस्टाइल होंगे, कभी कभी क्रूअल भी हो जाएंगे और इनह्यूमन भी होंगे। और ये साइकोटिक्स जो होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं। आइसेंक ने बताया था साइकोटिक्स क्रिएटिव भी होते हैं, और ये चीज़ उन्होंने शिजोफ्रेनिक्स में देखी थी, रॉशेट टेस्ट में। इनहिबिशन थ्योरी इनहिबिशन थ्योरी कहती है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रावर्जन डायमेंशन में, वो हेरिडिटी से डिटरमिन होता है, और इनका बेसिक ओरिजिन जो होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे ब्रेन का पार्ट है, CNS में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है।
उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों चीज़ें आती हैं, ब्रेन भी आता है और स्पाइन भी आता है। सो इन्होंने बोला कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे से ओरिजिन होता है ये एक्सट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन नेचर का। सो इनिबिशन थ्योरी जो है, इनिबिशन थ्योरी ये कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। इनिबिशन थ्योरी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आ चुकी है। इन्होंने पॉइंट किया था जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनका वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इनिबिटरी प्रोसेसेस होते हैं इनके अंदर, यानी कि एंड बहुत वीक एक्साइटेटरी प्रोसेसेस होते हैं। मतलब बहुत इनको है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रहा होगा बाहर, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जल्दी से। और इनिबिटरी प्रोसेसेस स्ट्रॉन्गर होने का मतलब होता है कि ये बहुत जल्दी से किसी चीज़ को रोकते नहीं है। अगर इनके अंदर कोई एक्टिविटी चल जाए, मतलब ये एक्साइट हो जाए, तो ये जल्दी से स्टॉप भी नहीं होंगे। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जो फोर्स करता है उन्हें कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलस जब तक नहीं आता तब तक ये टॉलरेट कर लेते हैं उस स्टिमुलस को। सपोज कोई म्यूजिक चल रहा है बहुत तेज़, बहुत देर में ये एक्साइट होंगे, बहुत देर तक गाना बजता रहेगा, लोगों को शोर भी समझ में आएगा। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होंगे इनको बहुत देर तक जब स्टिमुलस मिलेगा तब जाके ये मज़े करना शुरू करेंगे, नहीं तो ये टॉलरेट कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट जस्ट उल्टे होते हैं, इनका स्ट्रॉन्ग एक्साइटेटरी प्रोसेस होता है और वीक इनिबिटरी प्रोसेस होता है। ये वर्ड्स ज़रूर याद करिए, ये टर्म्स, और यही लिख के आना पड़ेगा आपको। और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये वीक होता है, तो जरा सा स्टिमुलस भी मिल जाए तो ये बियर नहीं कर पाते उसे टॉलरेट, मतलब जरा छोटे से सॉन्ग में भी वो एक्साइट हो जाते हैं। जो ब्रेन होता है एक्सट्रोवर्ट्स का वो धीरे और बहुत कमज़ोर तरीके से रिएक्ट करता है स्टिमुलाई को, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है इनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंसरी स्टिमुलेशन का। मतलब जब तक कि बहुत तेज़ स्टिमुलेशन नहीं देंगे तब तक ये एक्साइट नहीं होते, रेस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से इनको एक्साइटमेंट और पार्टीज़ वगैरह बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नए फ्रेंड बनाना अट्रैक्ट करता है, जिसमें कुछ टशन हो वैसी चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ये इंट्रोवर्ट्स का अगर आप देखें तो ये कॉर्टिकली अराउज्ड होते हैं ज़्यादा, और इनका जो ब्रेन है ये जल्दी से रिएक्ट कर देता है छोटी सी स्टिमुलस में, और इसीलिए ये टॉलरेट कर लेते हैं छोटा सा स्टिमुलेशन भी। इसी वजह से जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन अगर मिल जाए एनवायरनमेंट में तो इसकी वजह से ये उल्टा रिएक्ट करते हैं इंट्रोवर्ट्स। मतलब अगर बहुत ज़्यादा शोरगुल है तो ये भागेंगे वहाँ से, ये वहाँ बैठेंगे नहीं, वो कहीं और चले जाएंगे। उनको रीडिंग पसंद होती है, राइटिंग पसंद होती है, चेस खेलना पसंद है, मतलब शांति में रहना पसंद करते हैं इंट्रोवर्ट्स। आगे जाके अराउजल थ्योरी आ गई, जिसको जो आइसेंक ने अगेन दी थी, और उन्होंने अपनी इनहिबिशन थ्योरी को ही रिप्लेस करके अराउजल थ्योरी बनाई थी। अराउजल थ्योरी जो होती है इसमें इन्होंने बताया है कि ये इनहिबिशन है, एक्साइटेशन जो है, ये कंसेप्ट तो यूज़फुल है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट थे एसेस करने के लिए। मतलब आप चेक कैसे करोगे इस चीज़ को, ब्रेन में इतने सारे कैथोड्स एनोड्स फिट करेंगे उसके बाद चेक करेंगे, तो वो डिफ़िकल्ट था। तो इन्होंने अराउजल थ्योरी दी, जिसका एडवांटेज ये था कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है इसके अंडरलाइंग एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन के और न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी को, उसको हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अराउजल थ्योरी ये कहता है कि बिहेवियर जो होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का वो डिफरेंस होता है, क्योंकि उनका जो असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है ARAS जिसे कहते हैं, वो जो होता है वो इसमें नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होते हैं जो ऊपर जा रहे होते हैं। ऊपर कहाँ जा रहे होते हैं? लोअर ब्रेन स्टेम से निकल के ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, ब्रेन में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। सो यहाँ मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, पहले मैं इसको समझा दूँ उसके बाद हम डायग्राम की तरफ जाएंगे। इन्होंने बताया कि अराउजल थ्योरी ये कहती है जो बिहेवियर है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का वो क्यों है, ऐसा क्यों है इनका बिहेवियर, वो इसीलिए है बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं ARAS के, ये क्या है, फाइबर्स का नेटवर्क है जो लोअर ब्रेन स्टेम से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। कहाँ पे? थैलेमस एंड कॉर्टेक्स की तरफ, ये भी ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन का जो नीचे वाला पार्ट होता है गर्दन वाले एरिया में, वहाँ से वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है थैलेमस एंड कॉर्टेक्स की तरफ। कुछ अदर फाइबर्स होते हैं जो लोअर ब्रेन स्टेम, मतलब वही जो नेक वाला पार्ट है, वहाँ से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, जो बॉडी की एक्टिविटीज़, मसल्स की एक्टिविटीज़ को देखते हैं और ANS को भी नोटिस करते हैं। सेम टाइम पे ये जो डिसेंडिंग फाइबर्स हैं ये भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं ब्रेन स्टेम की एक्टिविटीज़ को।
सो रिलेशन जो है AR-AS और कॉर्टेक्स का, ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्टा फंक्शन है। AR-AS जब एक्टिवेट होता है तो वो कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है और उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस कर देता है ARS को फिर से, या तो वो इंक्रीज कर देता है एक्साइटेबिलिटी या फिर वो डिक्रीज कर देता है। सो जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स एंड ARS का उल्टा रिलेशन है, यानी कि AR-AS जो है कॉर्टेक्स उसको एक्टिवेट करता है और इन्फ्लुएंस करता है ARS को। AR-AS को इन्फ्लुएंस कैसे करता है, उसमें एक्साइटेबिलिटी या तो बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है। तो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो हायर लेवल ऑफ अराउजल इनमें हो जाता है एक्सट्रोवर्ट के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये सेंसिटिव होते हैं स्टिमुलेशन के। अराउजल थ्योरी में आइसेंक ने ये भी बताया कि जो न्यूरोटिसिज्म है वो लाई करता है विसरल ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम में। विसरल ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम भी ब्रेन का ही पार्ट है। तो न्यूरोटिक जो लोग होते हैं वो जो होते हैं उनका रिलेशन विसरल ब्रेन के साथ भी है, लिम्बिक ब्रेन के साथ भी है। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं विसरल ब्रेन में, जैसे कि विसरल ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, सिंगुलम, सेप्टम एंड हाइपोथैलेमस, ये इन्वॉल्व होते हैं इमोशनैलिटी जनरेट करने के लिए। तो विसरल ब्रेन और AR-AS जो है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना, पार्शियली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, विसरल ब्रेन और ये AR-AS। कॉर्टिकल एंड ऑटोनॉमिक जो है एक्टिविटीज़ है, ऑटोनॉमिक अराउजल है, ये प्रोड्यूस हो जाती हैं जब विसरल ब्रेन में एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर विसरल ब्रेन जो है, अभी मैं यहाँ से फिर से बता देती हूँ, इन्होंने बोला न्यूरोटिक जो लोग हैं उनका ब्रेन विसरल ब्रेन इससे रिलेटेड होता है न्यूरोटिक्स में, और जब ये एक्टिव हो जाता है विसरल ब्रेन तो ये कॉर्टिकल एरिया और ANS जो है इन दोनों पे एक्शन करना शुरू कर देता है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होती है अराउजल की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, डाइजेशन लो हो जाता है। जिनमें हायर डिग्री ऑफ न्यूरोटिसिज्म होती है इनमें लोअर थ्रेशहोल्ड भी होता है विसरल ब्रेन में, और बहुत जल्दी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब कि न्यूरोटिक्स में विसरल ब्रेन एक्टिव हो जाए यानी कि ये एक्टिविटी शो करेंगे न्यूरोटिक्स, और ये न्यूरोटिक्स जो होते हैं वो इन्नेटली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ओवर रिएक्टिव नहीं होते, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नाउ कमिंग टू गिलफोर्ड्स ट्रेट थ्योरी। गिलफोर्ड्स ट्रेट थ्योरी में गिलफोर्ड ने जो ट्रेट्स लिए थे वो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया था। फैक्टर एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूजन में आया कि 7 मोडालिटीज़ होती हैं ट्रेट की, मतलब एक जो ट्रेट होती हैं उनके 7 पार्ट्स हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, नीड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, टेम्परामेंट। इनमें से जो पहले 2 हैं यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये सोमैटिक ट्रेट है और बाकी के बचे हुए दूसरे ट्रेट्स हैं। तो इन्होंने यही बताया था कि एम्फेसाइज किया था मोडालिटीज़ पे, ये 7 सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है किसी पर्सनालिटी के, इन्हें आप सेपरेटली नहीं देख सकते, इन सब का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं पर्सनालिटी में, ये इंटीग्रेटेड एज अ होल, ये सब मिलके एक पर्सनालिटी बनाते हैं। तो ये अकेले में आप इसको नहीं समझ सकते, इसको अकेला लेके कि मॉर्फोलॉजिकल में देख के इसको आइडेंटिफाई करो, ऐसा नहीं कर सकते। इन सब के कॉम्बिनेशन को देख के आपको पर्सनालिटी डिसाइड करनी होगी। सो इन्होंने यहाँ पे हर एक को डिफाइन किया है और समझाया है, जैसे कि इन्होंने फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट के बारे में बताया। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है, ये दोनों सोमैटिक ट्रेट्स हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, हार्मोनल लेवल, ब्लड शुगर ऐसे, और मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट में आ जाएगा फिजिक, हेड साइज, लेंथ, हेड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी।
नीड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड की बात करें तो ये सारे हॉर्मेटिक माने जाते हैं। ये तीनों हॉर्मेटिक ट्रेट हैं, यानी कि एडेप्टिव रेस्पॉन्सेज हैं, मतलब जो हम रेस्पॉन्स करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से। हॉर्मेटिक ट्रेट्स जो होते हैं ये इंटीग्रेट करते हैं हमारे एक्शंस, ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हम क्या एक्शन लेंगे। हमारी जो नीड है, नीड जैसे कि हमारी प्रेस्टीज की नीड होती है, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम एक्शन करेंगे, हम ऐसा एक्शन करेंगे जो हमारी सोशल प्रेस्टीज को बढ़ा दे। तो नीड जो है वो हम परमानेंट डिस्पोजिशन है जो मोटिवेट करती है किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में रिएक्ट करने के लिए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी वही है। इंटरेस्ट वो चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करता है, कुछ स्टिमुली, कोई ऐसी स्टिमुली है जो हमें अट्रैक्ट करती है कुछ करने के लिए। आपका इंटरेस्ट है किसी डांस में तो वो आपका बिहेवियर बन जाएगा, आप डांस करेंगे क्योंकि यू लाइक इट। एटीट्यूड, एटीट्यूड है कि आपका बिहेवियर कैसा है किसी पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्ट या एक्शन की वजह से। आपकी बिलीव्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, ये सारा आपका एटीट्यूड होगा। फिर ये इसमें आ जाएगा। एप्टीट्यूड की बात करें तो आपका सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि आप किस तरह का एप्टीट्यूड रखते हैं। हर एक इंसान के अंदर एक जैसा एप्टीट्यूड नहीं होता। किसी में स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड अच्छा है, किसी में हर एक इंडिविजुअल की वो किस तरह से परफॉर्म करता है, वो उसकी किसी एक्टिविटी के लिए वो उसका एप्टीट्यूड होता है। सो ये एबिलिटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। एबिलिटी और एप्टीट्यूड दोनों में फ़र्क है। कोई बच्चा अगर टेबल नहीं लर्न कर सकता 15 की तो वो नहीं कर पाएगा, उसका एप्टीट्यूड नहीं है लर्न करने का, उसको हम दूसरे तरीके से सिखाना पड़ेगा हमें। लेकिन कई एक बार में लर्न कर जाते हैं तो वो दैट इज़ दी एप्टीट्यूड। किसी का स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड होता है, किसी का किसी और चीज़ में होता है, तो ये डिपेंड करता है। इन्होंने 3 प्राइमरी एप्टीट्यूड्स बताए हैं, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, साइकोमोटर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। जो परसेप्चुअल एप्टीट्यूड है वो है कि सेंस मोडेलिटीज़ पे है, और ये है विजुअल, जो आप परसीव करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक सेंसिटिविटी। साइकोमोटर एप्टीट्यूड होता है जो आप फिजिकल एजुकेटर, डांस इंस्ट्रक्टर, एथलेटिक कोचेस, ये सब आपको करते हैं। इंटेलिजेंस होता है कि आपकी जो हमारे जो इंटेलिजेंस लेवल है, हम जो हमारा IQ टेस्ट से पता चल जाता है कि हमारा इंटेलिजेंस कैसा है। नाउ कमिंग टू टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है कि आप किस मैनर में कोई इंडिविजुअल कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि कई लोग इम्पल्सिव होते हैं, कई लोग टॉलरेंट होते हैं, कई लोग बड़े क्रिटिकल होते हैं बिहेवियर में, तो ये हमारा टेम्परामेंट होता है। इसके लिए एक टेस्ट है, गिलफर्ड जिमरमैन टेम्परामेंट सर्वे। इससे हम लोगों का टेस्ट कर सकते हैं। ये बाइपोलर ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है, GZTS, जिसमें ये इन्होंने बताया भी है, असेंडेंस वर्सेस सबमिसिवनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से गिलफर्ड ने ये बताया था। गिलफर्ड ने ये भी बताया था कि उन्होंने पॉइंट किया था 3 लेवल ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट जनरलिटी, हैक्सिक लेवल, प्राइमरी ट्रेट लेवल एंड टाइप लेवल। हैक्सिक ट्रेट जो होता है ये पर्सन स्पेसिफिक सिचुएशन में ही दिखाता है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल बताया कि मोहन वैसे तो शाई और रिजर्व्ड है, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको कोई कंपटीशन जीतना है तो वो एग्रेसिव एंड डोमिनेंस बिहेवियर शो कर देता है। दिस इज हैक्सिक लेवल। फिर प्राइमरी ट्रेट लेवल होता है जो ब्रॉडर रेंज में हमारे बिहेवियर में दिखाई देता है हैक्सिक के कंपैरिजन में। जैसे कि श्याम जो है वो शो करता है डोमिनेंस और एग्रेशन अपने बिहेवियर में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इट मीन्स ये जो 2 है, एग्रेशन डोमिनेंस, ये इसका प्राइमरी ट्रेट है। और ये प्राइमरी ट्रेट सब मिला के टाइप बन जाता है, पर्सनैलिटी का टाइप बन जाता है। तो उसके बाद अब नया जो हमारा आया है वो है 5 फैक्टर मॉडल। 5 फैक्टर मॉडल इज अगेन इम्पॉर्टेंट। ये गोल्डबर्ग ने दिया था 5 फैक्टर मॉडल, और इसको बिग 5 भी कहते हैं। इनके हिसाब से इन्होंने ये बताया था कि 5 ब्रॉड पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं जो इन सबके कॉन्स्टिलेशन, बहुत सारे ट्रेट के कॉन्स्टिलेशन को जब हम मिला दें तो हर एक टाइप का ये फैक्टर बन जाता है। फर्स्ट इन्होंने बताया था एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में ये क्वालिटी और इंटेंसिटी होती है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की, कि हमारी क्वालिटी मतलब हम किस तरह से लोगों से बात करते हैं, कितने ज़ोर शोर से किसी से मिलते हैं, तो वो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है। अगर इसमें हमारा हाई स्कोर आता है एक्स्ट्रावर्जन टेस्ट करते टाइम, तो उसमें अगर ज़्यादा आता है इसका मतलब ये है कि हम बहुत सोशेबल हैं, एक्टिव हैं, टॉकेटिव हैं, पर्सन ओरिएंटेड है, ऑप्टिमिस्टिक है, फन लविंग है, अफेक्शनेट है। अगर लो आता है तो हम जस्ट अलूफ, टास्क ओरिएंटेड, रिटायरिंग, क्वाइट, रिजर्व्ड, इस तरह के लोग हैं। न्यूरोटिसिज्म अगर हम सेकंड ट्रेट जो इन्होंने बताया है, अच्छा इसका जो कोड है वो है ओशियन।
क्योंकि ओ से हो जाएगा ओपननेस, सी से हो जाएगा कंसीटियसनेस, ई से हो जाएगा एक्सट्रोवर्जन, ए से हो जाएगा एग्रीएबलनेस एंड एन से हो जाएगा न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, तो अगर 5 फैक्टर मॉडल आता है तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म ओशन लिख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है इन्होंने ओशन बिग 5 डायमेंशन को, और इस तरह से आप लिख के फिर आपको याद भी हो जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। न्यूरोटिसिज्म की बात करें तो न्यूरोटिसिज्म में इन्होंने असेस करते हैं एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अगर हाई स्कोर आता है तो इंसान न्यूरोटिक है और इमोशनल इंस्टेबिलिटी है उसके अंदर, यानी वो बहुत मूडी रहेगा, इरिटेबल, नर्वस, इनसिक्योर, हाइपोकॉन्ड्रियकल होगा, इस तरह से होगा। और लो आएगा तो वो अनइमोशनल, रिलैक्स्ड, काम, सेल्फ सेटिस्फाइड, इस तरह का होगा। कंसीटियस की बात करें तो कंसीटियस जिसका हाई आएगा उसका मतलब होता है ये ऑर्गेनाइजेशन, परसिस्टेंस एंड मोटिवेशन को नोटिस करता है, तो गोल डायरेक्टेड है ये वाला बिहेवियर, और सोशली रिक्वायर्ड भी माना जाता है। तो जिनका ये हाई आता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल, थॉरो होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, और जिसका लो आता है वो अनरिलायबल, इम्पल्सिव, इररेस्पॉन्सिबल, लेजी, निग्लिजेंट होते हैं। एग्रीएबलनेस में देखें तो जिनका एग्रीएबल हाई स्कोर आता है वो कैरेक्टराइज करेंगे सॉफ्ट हार्टेड, गुड नेचर, ट्रस्टिंग, हेल्पफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉरगिविंग, और जिसका लो स्कोर आएगा वो सिनिकल होंगे, सस्पिशियस होंगे, अनकोऑपरेटिव होंगे, वेंजफुल होंगे, इरिटेबल होंगे। ओपननेस की बात करें तो ये असेस करता है प्रोएक्टिव सीकिंग होते हैं, और एप्रिसिएशन ऑफ एक्सपीरियंस कैसा होता है वो करते हैं। मतलब कि जिनका हाई स्कोर आएगा वो गुड नेचर्ड होंगे, वार्म होंगे, सिंपैथेटिक होंगे, कोऑपरेटिव होंगे। लो स्कोरर होंगे वो आर्ग्यूमेंटेटिव, अनप्लीसेंट, कोल्ड, हॉस्टाइल, इस तरह के होंगे। मतलब हाई स्कोर में ज़्यादातर पॉजिटिव है एक्सेप्ट न्यूरोटिसिज्म में। सो ये इन्होंने बताया। गोलबर्ग जो थे उन्होंने डेवलप किया था क्वेश्चनर जिसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बाइपोलर इन्वेंट्री। उसके बाद आगे चल के न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंट्री भी आई जिसका हमारे प्रैक्टिकल में भी जिक्र है। सो ये भी पर्सनैलिटी को ही टेस्ट करता है। तो ये जो इन्होंने फिर से नया और बनाया तो उसमें इस तरह से बनाया। इसका है ना ये पूरा टॉपिक एक नया टॉपिक है आगे के चैप्टर्स में। सो यू नीड नॉट टू वरी। न्यू PIR है, इसमें 240 आइटम्स आते हैं। 240 कैसे होंगे वो भी हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। 5 फैक्टर्स, 6 फेसेट्स एंड 8 आइटम्स, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 240 मिल जाएगा। सो इस तरह से इन्होंने 240 आइटम्स बनाए हैं। सो फ्रेंड्स ये था यूनिट 2 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट 46 मिनट्स हो गए हैं अभी, और बट आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और आपको समझ भी आया होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। Thanks for watching. Do not forget to subscribe and press the notification bell. And please share my videos with everyone as much as possible. So stay connected. फिर से आऊँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।